जी। सर ये क्या है? क्या हम लोग इतने अपरिपक्व समाज हैं कि जो बातें बताई जाती हैं फिल्मों में हम उसी को इतिहास समझने लगते हैं? ये जो कहानी बनी अलाउद्दीन खिलजी की, जो रिसर्चर कहानी इसने ली, वो जानता ही नहीं है कि ये एक मलिक मोहम्मद जायसी का उपन्यास था और ये काल्पनिक उपन्यास था। उसने उसमें कल्पना के रूप में खिलजी को एक विलन के रूप में दिखाया, जबकि इस प्रकार का कोई इतिहास में सबूत है ही नहीं कि पद्मावती नाम की ऐसी कोई महिला थी जिसके लिए अलाउद्दीन खिलजी अपना पूरा राजपाट छोड़कर उसके पीछे आया। और सबसे ज्यादा हास्यास्पद है कि एक तोता बयान कर रहा है। मतलब ये कोई कैसे यकीन कर सकता है और इसके आधार पे लोग तलवारें निकाल सकते हैं। जी जी। हिस्ट्री, माइथोलॉजी और लेजेंड, इन तीनों में क्या फ़र्क है? ये तीनों एक हैं या इनमें कुछ अलग अलग है? देखिए, ये तीनों सवाल जो हैं, तीनों जो शब्द हैं, काफ़ी अलग अलग चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हिस्ट्री तो वो है जो एक वैज्ञानिक तौर पे हम पिछली घटनाओं को देखते हैं, वैज्ञानिक तौर पे, जिसमें आपके पास निश्चित सबूत होते हैं। सबूतों के रूप में कई जो उत्खनन की चीज़ें हैं या उस समय के जो डॉक्यूमेंट्स हैं और कॉइन्स ख़ास तौर से, ये इसके आधार पे एक इतिहास का निर्माण होता है। घटनाएं ये होती हैं, फिर भी लोग उसको अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। पर वो भी एक, जैसे E.H. कार ने कहा था कि अगर 3 रसोइये रहे और एक ही प्रकार की मछली उनको दी जाए, तो जब वो बनाएंगे तो उसका स्वाद अलग अलग आएगा। तो ये तो एक बात रही, ये हिस्ट्री है। अब माइथोलॉजी में ऐसा है कि जो चीज़ों का आज निश्चित सबूत नहीं है और वो लिखी गई हैं, ग्रंथों के रूप में आदरणीय हैं, लोग उसका आदर करते हैं, पर उसमें जो प्रमाण हैं वो अनिश्चित हैं। तो इसलिए उसको लोग मानते तो हैं, कई लोग अभी आजकल तो कई लोग उसी को इतिहास मान के चलते हैं, पर इतिहास और माइथोलॉजी में बहुत फ़र्क है। और लेजेंड यानी कोई एक घटना के पीछे जब बहुत गुणगान करके उसको प्रचारित किया जाता है, समाज में प्रचलित किया जाता है, तो इसकी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूँ आपको कि अब जब हम माइथोलॉजी की बात करते हैं, तो भारत में रामायण, महाभारत, ये बहुत महान ग्रंथ हैं, पर है तो ये माइथोलॉजी इन द सेंस, इसमें जो वास्तविक घटनाएं कैसे हुई थी, क्या हुई थी, उसका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलेगा। लोगों की भावनाओं में पूरा जिंदा है वो, एक मेमोरी के रूप में, याददाश्त के रूप में सदियों से एक दूसरे के पास जाती रही। उसमें कोई शक नहीं है कि इनका प्रचलन और इनके मानने वालों में बहुत बड़ी संख्या है। अब इतिहास का देखें तो इतिहास में जैसे हम आजकल तो अभी मानव समाज को आप देख लीजिए। मानव समाज के इतिहास को आजकल 65,000 पूर्व बताया जा रहा है। अब वो हिस्ट्री कैसे है? क्योंकि अभी तक जो इतिहासकार थे वो इसमें एक भाषा का विकास, भाषा के साथ साथ जो उसमें सामाजिक प्रमाण मिलते थे, लोगों के मेल जोल के आधार पे जो इसको इंटरप्रेट किया जाता था, वो एक बात थी। अभी 2019 में एक पॉपुलेशन जेनेटिक्स आया है। अब पॉपुलेशन जेनेटिक्स जब से आया है, आपको निश्चित प्रमाण मिल गया कि हम सब दुनिया में, जो हम कहते हैं हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं। क्योंकि मानव समाज की उत्पत्ति साउथ अफ्रीका में हुई, उससे 4 वेव्स में मिलाकर वो भारत तक पहुँचे। अब ये मैथोलॉजी नहीं है, ये लेजेंड नहीं है। इसमें क्या है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जो एक बिल्कुल वैज्ञानिक तरीका है, और ये उन इतिहासकारों से मेल खाता है जिन्होंने भाषा के आधार पे और दूसरे सबूतों के आधार पे इतिहास को लिखा। अब लेजेंड जैसे है लेजेंड ऑफ लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्ण, अब उनके जो आदर्श हैं वो समाज में बने रहे, उनके बारे में जो ये है, तो वो एक लेजेंड के रूप में भी आ जाता है। तो लेजेंड्स भी हमारे यहाँ बहुत हैं और हर एक के बारे में। और मुझे पूरा विश्वास है 200 साल बाद महात्मा गांधी के बारे में भी बहुत लेजेंड्स बनेंगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जिस युग पुरुष ने पूरे समाज को हिला दिया, जोड़ दिया, समाज को आगे बढ़ाया, उनकी भी लेजेंड तो बनेगी। तो ये तीनों बड़े रोचक शब्द आपने ढूंढे हैं, और तीनों में पर फर्क भी है और सच्चाई भी है। और जैसे माइथोलॉजी और लेजेंड में जो सच्चाई है, उसका एक कितना प्रतिशत सच्चाई है वो कहना मुश्किल है, और ये दोनों चीज़ों में उस प्रकार से चलता है। तो आज यानी समाज में इन तीनों चीज़ों के कारण कई बार संघर्ष भी होता है। अब आप इतिहास भी बोल रही हैं,
पर इतिहास का भी इंटरप्रिटेशन एक नहीं है। आप देखिए कि जैसे हमारे यहाँ इतिहासकार जो हुए हैं भारत में, जिनको वामपंथी इतिहासकारों के नाम से बदनाम किया जाता है, कई लोगों ने उनको बदनाम किया है। और उन्होंने जिस प्रकार का इतिहास पढ़ा, मैं तो कोई इतिहासकार नहीं हूँ, पर मैंने जब 1980 के बाद से इसमें रुचि लेना चालू किया तो मुझे समझने लग गया कि इतिहास को देखने का तरीका क्या है। अब जैसे मध्ययुगीन इतिहास को आप लीजिए, तो या तो आप उसको इतिहास के कारण जो हुआ, इतिहास में जो हुआ, या तो उसको आप राजा के धर्म से जोड़ सकते हैं, या राज्य व्यवस्था से जोड़ सकते हैं, या उसके तौर तरीक़ों से जोड़ जाते हैं। जैसे मैं सरल बात बताता हूँ कि जैसे मुस्लिम युग कहा जाता है। अब मुस्लिम युग में राजा केवल मुस्लिम था, पर उसके सलाहकार मंडल में जो थे वो तो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। अकबर तो बहुत बड़ा उदाहरण है। अकबर के दरबार में नवरत्नों में बीरबल भी है और तानसेन भी है। राजा टोडरमल है जो उस समय का सबसे प्रभावशाली था। लोग उसका नाम कम लेते, बीरबल का नाम ज़्यादा लेते, पर वहाँ का वो जो फाइनेंस था वो टोडरमल देखता था। और टोडरमल का ही पड़पोता औरंगज़ेब का खजांची था। तो अब इसको हम हिंदू मुस्लिम करके कैसे देखेंगे? पर कुछ लोग उसको देखते हैं कि भाई वो मुसलमान राजाओं ने ये किया वो किया, उसके आधार पे इतिहास को। और इतिहास में देखिए, इतिहास का थोड़ा सा मैं विस्तार में जाके आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आज एकेडमिक हिस्टोरियंस हैं, रैशनल हिस्टोरियंस हैं जो तार्किक आधार पे इतिहास बनाते हैं। पर भारत में जब अंग्रेज़ी राज आया तो अंग्रेज़ी राज को एक जो भी बाहरी शासक राज्य करते हैं, बाहरी जो यहाँ के हो जाते हैं उनकी अलग बात है। जैसे जो यहाँ के हो गए, मुग़ल राजा यहाँ के हो गए, तो उनके दरबार में सभी लोग थे। शिवाजी महाराज के दरबार में भी हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। पर अंग्रेज़ों ने जब यहाँ देखा कि भाई यहाँ हमको राज तो करना है, और एम्पायर्स की एक पॉलिसी होती थी, डिवाइड एट एम्परा। डिवाइड एट एम्परा यानी क्या कि आप फूट डालो और राज करो। तो जहाँ जहाँ भी उन्होंने राज किया तो वो देखते थे समाज के दो मुख्य तबके कौन से हैं जिनको एक पहचान दी जा सकती है, उसके आधार पे वो इतिहास का लेखन कराते थे। अब भारत में क्या पहचान देते? भाषाएं तो यहाँ 25-50 हैं। दो मुख्य धर्म मिल गए उनको, एक हिंदू धर्म और दूसरा इस्लाम। तो उसके आधार पे उन्होंने जो इतिहास लिखवाया, उसमें आज उसका जो रह गया कि कई मुसलमानों को लगता है हमने तो यहाँ राज किया हिंदुओं पे, हिंदू तो कितने कायर थे, हम बहादुर थे, जो बिल्कुल गलत है। फिर हिंदुओं में कई ये भावना फैलाई जाती कि हम तो हिंदू थे, मुसलमान विदेशी आए, उन्होंने हम पे राज किया, हम पे अत्याचार किया, हमारी स्त्रियों पे अत्याचार किया। तो ये एक इतिहास को आज जो एक आगे जाने का रास्ता होना, इतिहास मेरे ख्याल से वो होना चाहिए जहाँ हम पिछली गलतियों से सीख के भविष्य में अच्छी दिशा का निर्धारण करें। इतिहास अभी ये हो गया ज़्यादा जो लोकप्रिय हो गया है कि इतिहास में जो हुआ है उसमें से दंगे फसाद की जड़ देखें और उसके आधार पे चलें। तो ये एक अलग अलग तरीका है। जब मुसलमान नहीं आए थे आक्रमणकारी के तौर पे भारत में, उस समय क्या जो राजा थे, जो राजशाहियाँ थीं, वो आपस में लड़ती थी या नहीं लड़ती थी? क्या शांति थी, सब आपस में मिलजुल के रहते थे? देखिए, इतिहास में ऐसा कोई भी राजा नहीं हुआ है जिसने सत्ता प्राप्त करने के लिए लड़ाइयाँ न की हो। हिंदू राजा आपस में भी लड़ रहे थे? बिल्कुल लड़ रहे थे। शिवाजी का उदाहरण दे दूँ। शिवाजी को माना जाता है कि उसने औरंगज़ेब के खिलाफ लड़ाई की, पर औरंगज़ेब की तरफ से उस समय जो आया था वो राजा जसवंत सिंह था जी। और शिवाजी ने पहली लड़ाई जिससे की थी उसका नाम था चंद्रराव मौर्य। तो इसमें तो सत्ता के लिए राज परिवारों में भी संघर्ष होते थे। केवल औरंगज़ेब ने दारा शिकोह को नहीं मरवाया, राजघरानों में सत्ता के लिए भाई भाई लड़ते थे। लेटेस्ट आपको बताता हूँ, नेपाल में हिंदू राष्ट्र था तो राजा ज्ञानेंद्र ने अपने भाई के परिवार का राम नाम सत्य कर दिया और वो पूरी सत्ता पे आ गया। और पहले भी यहाँ आप देखिए जो अलग अलग वंश के राजा थे उनमें जैसे चोला हो, परिहार हो, कुछ जैन राजा हो, इनके बीच में निश्चित रूप से हमेशा लड़ाइयाँ चलती थी। और इसका आधार कोई धर्म नहीं था, इसका आधार था सत्ता और संपत्ति। ज़्यादा संपत्ति को प्राप्त करना और अपने राज्य का विस्तार करना। राज्य का विस्तार क्यों करना?
आपको लगान वसूल करना है। राजा से कोई ये बात आज देखता नहीं है कि उसका मुख्य आधार क्या है। उसका मुख्य आधार तो किसानों पे शोषण है। हिंदू राजा हो कि मुसलमान राजा हो, हिंदू राजा ऐसा नहीं करता कि भाई हिंदू हिंदू भाई भाई लगान माफ़ कर दिया मैंने, या मुसलमान मुसलमान भाई मुसलमानों को लगान माफ़। लगान की प्रथा चलती रही, राजाशाही का आधार वही है। इसीलिए वो अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कोई भी राजा हमेशा सोचता था। अब अशोक को हम इतना महान कहते हैं। अशोक ने शुरू में जब सत्ता प्राप्त करने के लिए पहले तो अपने भाइयों को मरवाया, कजिन्स को मरवाया। फिर कलिंगा की लड़ाई हुई, कलिंगा की लड़ाई में लाखों लोग मारे गए। और खैर बाद में जब वो बौद्ध बन गया फिर भी उसने सेना को रखा और छोटे छोटे राजघरानों को अपने में मिलाता रहा। ऐसा नहीं कि वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तो उसने सेना को बंद कर दिया। किसी राजा ने सेना को बंद नहीं किया, सेना चलती रही, राज्य का विस्तार होता रहा, लगान का विस्तार होता रहा। उससे राजघरानों का, कुछ राजघरानों को छोड़ो, उनमें ऐश की प्रवृत्ति जो थी, एक लग्जूरियस लाइफ जो थी। अभी हम कहते हैं देखो वो राजा के पास कितनी संपत्ति थी, गौरव से कहते हैं, इतने हीरे, इतने जवाहरात, इतने महल, इतने वो, पर उसके पीछे खून पसीना किसका है ये हम नहीं देखते। तो खैर ये आप जो बात कह रही हैं मुसलमान राजाओं के आने के पहले भी, अब मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ पर स्कूल में इतिहास का सब्जेक्ट था। 6वीं से 7वीं में गए, 7वीं से 8वीं में गए तो इतिहास के चैप्टर्स तो रहते थे। तो इतिहास की किताब में हर बार नया नक्शा रहता था कि शिवाजी महाराज का साम्राज्य, चोला राजाओं का साम्राज्य, वो नक्शा अलग अलग रहता था। तो ये कैसे होता था? ये क्योंकि उनकी जो आपस में लड़ाइयाँ होती थी, हिंदू राजा भी थे पर आपस में लड़ाइयाँ तो होती थी, इसमें कोई शंका ही नहीं है। मुसलमान राजाओं के आने के पहले हिंदू राजाओं में भी आपस में लड़ाइयाँ होती थी। मैं तो आपको और बताता हूँ, दुनिया में आप देखिए, ईसाई लोग हो गए, दूसरे लोग हो गए, आपस में लड़ाइयाँ तो सबकी होती थी। तो ये तो कहना कि मुसलमान राजा एक तरफ थे, हिंदू राजा एक तरफ थे, पूरी पूरी गलत बात है। सही है, सबको विस्तार इसलिए करना था, सबको जीएसटी चाहिए था। तो जीएसटी का सवाल जो है वो सत्ता से जुड़ा हुआ होता है। जितना आपका टैक्स कलेक्शन करेंगे उतने ही सफल काम कर पाएंगे। तो अब हमें इतिहास मनोरंजन की चीज़ रहा भारतीय फिल्मों में, और हमने बड़ी शानदार तस्वीरें देखी, फिल्में देखी हैं, जो रुस्तम सोहराब के ज़माने से अलेक्जेंडर को लेकर के और बाकी सब, चंगेज़ खां को लेकर के, और फिर उसके बाद बाकी के जो राजा हैं, और उसमें राजपुताने के राजा हैं। सारी फिल्में वो मनोरंजन के तरह हम लोग देखा करते थे। कभी हम लोग उसमें घुसते नहीं थे कि ये क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अब तो इतिहास, फिल्मी इतिहास और लेजेंड सब गड़बड़ हो गया है। अभी पद्मावत आई, हमने देखा करणी सेना ने उसमें जो भी साक्ष्य हैं, जो तथ्य हैं इतिहास के, कि खिलजी का उस दौर से, पद्मावती के दौर से कोई संबंध ही नहीं है। 100 साल से ज़्यादा का बंटवारा है समय में, लेकिन उनको खिलजी और उसको एक कर दिया। और इसी तरह की और फिल्में हैं। जोधा अकबर का जिक्र करना चाहूँगी। सर ये क्या है? क्या हम लोग इतने अपरिपक्व समाज हैं कि कहानी सुनाने के लिए जो कुछ जो बातें बताई जाती हैं फिल्मों में, हम उसी को इतिहास समझने लगते हैं? देखिए, ये मेरे ख्याल से जिस प्रकार की लोगों की डोमिनेंट थिंकिंग, समाज में जब एक प्रकार का नफ़रत का बीज या दूसरा फैलाया जाता है कि उसी प्रकार से फिल्म मेकर्स अपना, उनको तो कैश चाहिए, चोला बदलते हैं, वो चोला बदलते हैं। जैसे पहले के समय पे आप देखिए, इतिहास की फिल्में तो नहीं, जैसे 2 बीघा ज़मीन हो गई, उस समय की एक महान फिल्म थी, और कई ऐसी फिल्में भी आई होंगी, पौराणिक थी, ऐतिहासिक थी। पर अभी के दौर में, ख़ास तौर से 1990 के बाद में, 80 के बाद में, जब से सांप्रदायिक चेतना मजबूत हो गई है, तो कई फिल्मकारों ने उसका फ़ायदा लेने के लिए अधूरे रिसर्च के आधार पे इस प्रकार की फिल्मों को बनाया, और कई फिल्में उसमें सक्सेसफुल भी हो गई। जैसे आपने खिलजी की फिल्म का उल्लेख किया। अब उसमें मैंने भी, आप तो इतिहास से ज़्यादा करीब है, मैंने भी उस समय थोड़ा पढ़ा। तो जैसे एक तो उनमें 100 साल का फ़र्क है, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी को जैसे मुसलमानों का एक चित्रण किया जाता है, क्रूर और ये, और उसको मैंने फिल्म भी देखी तो ऐसा वो खा रहा है जैसे उसको कभी खाने को नहीं मिला, जंगली वहशी का। वास्तव में अलाउद्दीन खिलजी बहुत कल्चर्ड था। जो पर्शिया का, ईरान का इतिहास,
वहाँ के राज दरबार के तौर तरीके से उनसे वाकिफ़ था। उसने सूरत के राजा से भी संधि की जो हिंदू था। और ये जो कहानी बनी अलाउद्दीन खिलजी की, जो रिसर्चर कहानी इसने ली, वो जानता ही नहीं है कि ये एक मलिक मोहम्मद जायसी का उपन्यास था और ये काल्पनिक उपन्यास था। उसने उसमें एक कल्पना के रूप में खिलजी को एक विलन के रूप में दिखाया कि जो पद्मावती के मोह में पड़ गया है, और वो फिर तोता और मिरर वो सब कहानी आ गई। अब ये इतिहास पे कैसे आई? इसके पीछे एक लोकप्रिय जो लोक गायक होते हैं, उन्होंने अपनी गायकी विकसित की। वो गायकी गांव-गांव तक गई और बाद में 19वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश इतिहासकार लेखक जेम्स टॉड आया, तो उसने पॉपुलर नैरेटिव जो सुना लोगों के मुंह से, उसको उसने दर्ज कर दिया और उसके आधार पे अलाउद्दीन खिलजी की कहानी बन गई। जबकि इस प्रकार का कोई इतिहास में सबूत है ही नहीं कि पद्मावती नाम की ऐसी कोई महिला थी जिसके लिए अलाउद्दीन खिलजी अपना पूरा राजपाट छोड़कर वो उसके पीछे आया। और सबसे ज़्यादा हास्यास्पद है कि एक तोता बयान कर रहा है। मतलब ये कोई कैसे यकीन कर सकता है, और इसके आधार पे लोग तलवारें निकाल सकते हैं। जी, जी, तोता वर्णन कर रहा है, क्योंकि जाहिर है वो समाज वैसा नहीं था जहाँ स्त्री पुरुष एक दूसरे से मिलते जुलते थे, एक दूसरे को देख पाते थे। जी। तो राजघराने की कोई महिला है, किसी राजा की पत्नी है, वो तो खिलजी को कहाँ देखने को मिलेगी, और वो तोता चुगली कर रहा है। तो ये तो इंतहा ही थी। लेकिन इसके पीछे एक वैमनस्य का भाव मुझे नजर आता है कि कोशिश ये की गई थी, क्योंकि इस तरह का सामाजिक उभार हो रहा था जिसमें बंटवारे की बात थी ज़हनी तौर पे, तो उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। और ये जो भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं इसके, संजय लीला भंसाली साहब, इन्होंने बहुत जल्दी जल्दी, जैसे गरम गरम मेले के लड्डू बनाते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, हालात देख के अधकचरे काम किए इन्होंने। हॉट केक्स। सर उसी कड़ी में अभी एक आदि पुरुष करके एक फिल्म आई और वो फ्लॉप हुई। और वो उसमें जो चरित्र बनाए गए, उसमें विलेन का चरित्र उस समय जब जो हिंदू माइथोलॉजी में है, उसमें रावण का चरित्र मुसलमान जैसा बनाया गया। आपको पता है इस फिल्म के बारे में? नहीं, ये फिल्म मैंने देखी नहीं है। मैं फिल्में ज़्यादा देखता भी नहीं। मनोज मुंतशिर शुक्ला जो लिखने लगे हैं, उन्होंने उसके डायलॉग्स लिखे, और वो सारे डायलॉग्स में उन्होंने इतनी लिबर्टी ली कि हिंदू समाज के लोगों को भी वो बहुत विभत्स लगा, और उनका नहीं, ये नहीं हो सकता। एट द एंड ऑफ द डे ब्राह्मण समाज में ये माना जाता है कि रावण एक विद्वान व्यक्ति था और संस्कारी था। जो सीता की अग्नि परीक्षा है, उसने बताया कि वो शरीफ आदमी था। तो उसको इतना विभत्स प्रस्तुत किया गया सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान जैसा दिखे।